नमस्कार, मैं आशुतोष आनंद। आज हम एक पुस्तक पर चर्चा करेंगे और ये पुस्तक है भारतीय संविधान एक अनकही कहानी। और आज हम इस बुक के लेखक से बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ हैं पेशे से पत्रकार रहे, मीसा बंदी में जेल जाने वाले पहले व्यक्ति, इमरजेंसी के दौर में भी जेल में रहे, उसके बाद जनसत्ता और नवभारत टाइम्स के संपादक एवं वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के चांसलर और इस पुस्तक के लेखक राम बहादुर राय सर। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मेरा पहला सवाल है, जब हम लोग सर संविधान के बारे में बात करते हैं और संविधान का शब्द भी हमारे दिमाग में आता है तो एक भूल भुलैया सा लगने लगता है। और इस पुस्तक को जब जितना मैंने समझा है सर, तो आपके हिसाब से क्यों सर एक सामान्य नागरिक को संविधान के बारे में जानना चाहिए सर? एक नागरिक को संविधान इसलिए जानना चाहिए क्योंकि जो राज्य व्यवस्था है वो संविधान से ही 1950 में शुरू हुई और संविधान से ही चलती है। समाज चलता है संबंधों से और राज्य चलता है नियम कानून से। नियम कानून का जो स्रोत है वो संविधान है। दुनिया में जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ लिखित या अलिखित संविधान है। अमेरिका में लिखित संविधान है, ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, परंपराओं से चलता है। भारत ने जब आज़ादी पाई उससे पहले ही उसकी लंबी यात्रा है संविधान के बारे में। पहली बार 1892 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने ये आवाज़ उठाई थी कि हमारा अपना संविधान होना चाहिए। तो 1892 से लेकर 1946 तक जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता के आंदोलन की धाराएं रही हैं, सब इस बात पर सहमत थे कि हमको संविधान, हमारा अपना संविधान होना चाहिए और संविधान बनाने का अधिकार भारतीयों को होना चाहिए। अंग्रेज़ों ने संविधान समय समय पर अपने लिए यानी कुछ बनाया और आखिरी बनाया 1935 में, परंतु अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था। हम संतुष्ट नहीं थे, यानी हमारे नेता संतुष्ट नहीं थे, हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे वे संतुष्ट नहीं थे। आपका प्रश्न यह है कि भारत के एक नागरिक को संविधान क्यों जानना चाहिए, तो उसका तो बहुत संक्षिप्त उत्तर है कि संविधान इसलिए जानना चाहिए ताकि वो अपना कर्तव्य जान सके, अपना अधिकार जान सके। वह यह जान सके कि हम किस राज्य व्यवस्था में रहते हैं और वह राज्य व्यवस्था कहाँ से चलती है। सर, जब हम पुस्तक पढ़े थे तो 150वें पेज पे एक जिक्र है सर कि 1945 और 46 का जब समय था, भारत स्वतंत्रता के नज़दीक था और 47 में जब आज़ादी भी मिली, लेकिन आपने वहीं पे समानांतर रूप से लिखा है कि भारत लेकिन अपने अखंड भारत के सपने जो थे उससे दूर जा रहा था और इससे कांग्रेस नेतृत्व बेखबर था। और कई जगह हमें यहाँ लगा भी, और उस पर आपने ये भी लिखा है कि उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो सर, इसको हम कैसे देखें और कैसे समझें? जो लिखा है वो तो है ही उसमें, परंतु मैं जो लिखा नहीं है उसकी भी कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, ये हमारी जो लड़ाई थी अंग्रेज़ों से मुक्ति की लड़ाई, वह उसमें ये नहीं था कि भारत बटेगा। सपना चाहे श्री अरविंदो ने जब 1908 में अलीपुर बम कांड में उनको डाला गया, श्री अरविंदो ने वंदे मातरम निकाला, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और श्री अरविंदो, यही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रीयता की धारा पैदा की। यही लोग हैं जिन्होंने अखंड भारत का सपना दिखाया।
और अंग्रेज़ों ने इनकी योजना को विफल करने के लिए मुस्लिम लीग को खड़ा किया। मुस्लिम लीग को बनवाया गया। ये कांग्रेस बनवाई गई या नहीं, इसके बारे में कई मत हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग को तो बाकायदा बनवाया गया। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जब राष्ट्रीयता की एक लहर पैदा हुई, तो उस राष्ट्रीयता की लहर में हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं था। हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़ रहे थे। 1857 में भी हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़ रहे थे। हिंदू और मुसलमान का भेद खड़ा करने के लिए मुस्लिम लीग को बनवाया गया। और उन बीच में अनेक ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस नेतृत्व ने गलतियां की, तो लोग अक्सर ये मानते हैं कि 1937 की जो गलती है उसके कारण से मुस्लिम लीग और कांग्रेस की दूरी बढ़ी। 1945-46 जिसका आपने उल्लेख किया है और इस किताब में भी है, तो उसका विशेष रूप से मैंने उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि 1945 में जब जवाहरलाल नेहरू पत्र लिखते हैं, कई लोगों को पत्र लिखते हैं, कई लोग उनको पत्र लिखते हैं, तो उनको बताते हैं कि मुस्लिम लीग इतनी ताकतवर हो गई है कि वह अब पाकिस्तान से कम पर नहीं मानेगी। यानी भारत विभाजन का खतरा सामने दिखाई पड़ रहा था, परंतु नेहरू के लिए ये कहना चाहिए कि नेहरू गफलत में थे, भ्रम में थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि नेहरू भारत का विभाजन चाहते थे, परंतु नेहरू ने भारत विभाजन को देखा नहीं। भारत विभाजन का बादल, काला बादल दिखाई पड़ रहा था आसमान में, परंतु नेहरू को नहीं दिख रहा था और बहुत सारे लोगों को नहीं दिख रहा था। तो उस समय के जो नेहरू के पत्र व्यवहार हैं, उससे ये लगता है कि वो ये मानकर चल रहे थे कि ठीक है, मुस्लिम लीग बहुत ताकतवर हो गई है, लेकिन हम भारत विभाजन नहीं होगा। सच्चाई ये है कि भारत विभाजन के लिए अगर कहें तो पूरी की पूरी कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो जिम्मेदार है। इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि 1942 में जब स्टैफर्ड क्रिप्स यहाँ आया, तो स्टैफर्ड क्रिप्स दूसरी बार आया था और चर्चिल का दूत बनकर आया था, मंत्री भी था। यहाँ आने के बाद उसने एक प्रपोजल दिया। उस प्रपोजल में भारत का बंटवारा नहीं था और रूजवेल्ट के दबाव में चर्चिल ने स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा था। लिहाजा ये हम इतिहास का एक अज्ञात रहस्य है कि क्यों महात्मा गांधी ने भी क्रिप्स के प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया। इतिहास का एक अज्ञात रहस्य है कि क्यों जो महात्मा गांधी के बहुत नज़दीक थे सी राजगोपालाचारी, उनकी सलाह को भी गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। श्री अरविंदो ने भी सलाह दिया और श्री अरविंदो ने भी ये सलाह दी थी कि आप क्रिप्स प्रपोजल को मान लीजिए। तो राजगोपालाचारी को मैं ऋषि के कैटेगरी में तो नहीं मानता हूँ, लेकिन श्री अरविंदो को मैं ऋषि तुल्य मानता हूँ। और हमारे यहाँ ऋषि वही माना जाता है जो भविष्य में को देख ले। श्री अरविंदो भविष्य को देख पाते थे और उन्होंने कहा था कि स्टैफर्ड क्रिप्स के प्रपोजल को अगर मान लेते हैं तो दोहरा फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा होगा कि आज़ादी जल्दी आएगी, दूसरा फ़ायदा होगा कि भारत बंटवारे से बच जाएगा। लेकिन गांधी जी ने उसको अस्वीकार कर दिया। तो लेकिन गांधी जी भी, आपने पूछा तो नेहरू के बारे में है,
तो गांधी जी और नेहरू और सरदार पटेल तीनों इस भ्रम में थे कि संभवतः हम भारत बंटवारे को स्थगित करा देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। जब सर हम इस किताब को पहली बार पढ़ रहे थे तो सर जो आपने पहले लिखा है ये इतना चर्चा में नहीं था, लेकिन सर अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चा में विषय है वो है सर राजद्रोह। उस पर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली बहस कर रही है, फैसला कर रही है, इसने तो स्टे भी लगा दिया। और सर आपने लिखा है कि सर 1951 में जब पहला संविधान संशोधन हुआ उसमें 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी पर को सीमित किया गया था सर। तो उसमें सर आप ये भी कह रहे हैं कि राजद्रोह कानून का बीज, क्या सर हम ये मान लें कि उसी 1951 के पहले संविधान संशोधन से ये जो अभी का वर्तमान राजद्रोह का बीज है उसी समय पड़ा? ये जो अभी का यानी आईपीसी की जो 2 धाराएं हैं 120 और 124, ये दोनों धाराएं अंग्रेज़ों की देन है। 1857 के बाद संभवतः 1887 में ये आया है और ये लाया इसलिए गया ताकि भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको काबू पाया जा सके, या उनको दंडित किया जा सके, या उनको फंसाया जा सके, या उनका को जो है वो सज़ा दी जा सके। तो 1936 में जो कराची कांग्रेस हुई थी, उसी कराची कांग्रेस में मौलिक अधिकारों का विधिवत निर्णय हुआ, प्रस्ताव का हिस्सा है वो। उसी प्रस्ताव से संविधान सभा संचालित थी और इसलिए जो मूल संविधान है उसमें स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है उसमें कोई अगर मगर नहीं है। वो स्वतंत्रता संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता के आंदोलन में कांग्रेस का जो वादा था उसको पूरा किया। अब जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और संविधान लागू हुआ तो 12 मई 1951, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। और संविधान तो दरअसल लागू होना शुरू हो गया था पहले ही, लेकिन विधिवत पूरी तरह से 26 जनवरी 50 को लागू होता है। तो ये कुछ 11-12 महीने बाद ही जवाहरलाल नेहरू ने गिरगिट की तरह रंग बदला। जो पूरी स्वतंत्रता के हिमायती थे, उन्होंने स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के बारे में सोचना शुरू किया और एक संविधान संशोधन लेकर के वो आए। उस पर बड़ी बहस हुई है। अब उसी संविधान संशोधन से जो वो बहुत बड़ा संशोधन है। मैं आपको ये बताऊं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अशोक मेहता हैं। अशोक मेहता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो पढ़ रहे थे, लॉ में, हमारे पुराने मित्र हैं। अशोक मेहता एक दिन आए थे मेरे पास। ये किताब सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने उससे बहुत लोगों को बांटी है। वो हाई कोर्ट के जजेस को सबको दिया है। अच्छा, अशोक मेहता मुझे कह रहे थे कि पहली बार किसी ने पहले संविधान संशोधन को इस तरह से इंटरप्रेट किया है। अच्छा, ये जो पहला जो संविधान संशोधन है उसी से नागरिक की स्वतंत्रता में जो कटौती हुई है, उस कटौती के परिणाम स्वरूप पुलिस को ये अधिकार मिल गया कि वो 120 और 124 का वो इस्तेमाल कर सके। और इसके लिए जो व्यक्ति दोषी है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। मुझे आश्चर्य हुआ
मैंने अभी कोशिश नहीं की है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, तो पता नहीं आपने देखा या नहीं, कपिल सिब्बल जैसा व्यक्ति ये कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने तो स्वतंत्रता की बात की थी। अब कपिल सिब्बल को कोई पूछे कि भाई वो 12 मई है मेरा ख्याल है, 12 मई 1951 को वो संविधान का संशोधन जवाहरलाल नेहरू स्वयं पेश करते हैं। और उसके बाद जो एक शायद विशेष प्रिविलेज कमेटी है या कौन सी कमेटी है, मैंने एक बड़ी कमेटी में वो पूरा संशोधन जाता है, उसके भी चेयरमैन वही हैं। और वो जो पूरी बहस हुई है उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विशेष रूप से, एच.बी. कामत विशेष रूप से, और तमाम जो बड़े लोग हैं उन्होंने इस संशोधन का विरोध किया है। अच्छा, और ये सबसे बड़ी बात ये थी कि उससे 124 तो वापस आया ही, वो जो संविधान संशोधन है वो असंवैधानिक है। असंवैधानिक इसलिए है क्योंकि राज्यसभा नहीं थी और राष्ट्रपति को संकोच था कि वो संकोच यानी उनके मन में दुविधा थी कि उस पर हम साइन करें या ना करें। लेकिन 18 जून 1951 को उन्होंने आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के सलाह पर वो हस्ताक्षर कर दिया। तो ये जो राजद्रोह की वापसी है उसका श्रेय तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है कि लोकतांत्रिक थे, डेमोक्रेट थे। तो पूरी कांग्रेस को और जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारियों को इस देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि राजद्रोह, अगर आज़ादी के बाद राजद्रोह की धारा चल रही है तो वो चल रही है इसलिए क्योंकि पहले संशोधन से वो बहाल हुई। हाँ, आज मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप करके और रिव्यू की बात की है। मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि रिव्यू की बात नहीं होनी चाहिए। इस सरकार को राजद्रोह के उस धारा को बाकायदे समाप्त करने की घोषणा करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि देश में की आंतरिक सुरक्षा के लिए और सब चीज़ों के लिए किसी ऐसे कानून की ज़रूरत है तो आप नया कानून ले आइए, उसमें परिभाषित करिए कि राजद्रोह क्या होता है। होता ये है, जो नए कानून आते हैं या पुराने कानून जो होते हैं तो पुलिस उसको खिलौने की तरह इस्तेमाल करती है। जैसे बच्चों को नया खिलौना मिल जाता है तो उसमें वो बड़े खुश रहते हैं। वैसे मुझे याद है कि वो जैसे मीसा है, जब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को मीसा कहते हैं, ये जब 1971 में आया तो उस समय पार्लियामेंट में बड़ी बहस हुई थी और ये बहस हुई थी कि ये इसका दुरुपयोग होगा। तो इंदिरा गांधी ने और इंदिरा गांधी की ओर से उनके गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि उसका दुरुपयोग हुआ, खूब हुआ। और जैसे मान लीजिए वो जो पटना का कलेक्टर है वो हमसे नाराज़ था आंदोलन के कारण, तो उसको लगा कि इनको उठा करके मिसा में बंद कर दो। अच्छा, उसने बंद कर दिया। ये सर 74 की बात है। हाँ, 74 की बात है, 9 अप्रैल 1974। तो उसने मिसा में उठा करके बंद कर दिया। 8 अप्रैल को जेपी ने मुझसे कहा था कि आप थोड़ा बच करके रहिए, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा था कि ये जो जिलाधिकारी है वो आपकी हत्या भी करवा सकता है। खैर उसकी तो हमको ज़्यादा परवाह नहीं थी उस समय,
लेकिन ये उसने मीसा में हमको बंद कर दिया और उसने पूरा बंदोबस्त किया कि मीसा के प्रावधानों में हम कहीं से छूट करके ना आए। तो अंततः हमको सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट में यानी बाकायदे रिट हुई और वो एक बड़ा फैसला भी हुआ। वैसे उसमें भगवती ने फैसला सुनाया कि ये सत्याग्रह, विरोध, ये सब तो लोकतांत्रिक अधिकार है। तो कुल ये है कि ये जो राजद्रोह वाला विषय है ये इस समय चर्चा में भी है, ठीक ढंग से चर्चा में है और मैं मानता हूँ कि ये इस धारा को जाना चाहिए। इस सरकार ने बहुत सारे जो औपनिवेशिक कानून हैं, जो जाति के हैं या औपनिवेशिकता को बनाए रखने वाले कानून हैं, उनको वो विदा कर रहे हैं। हो सकता है कि इसको भी वो समाप्त करें। सर, हम अपने अब आखिरी 1-2 सवालों में हैं और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हमारे दिमाग में, और ये सर बचपन से एक प्रश्न है सर कि हम लोग सुनते हैं जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी और उसके बाद मुस्लिम लीग को बढ़ावा। ऐसे कई कारण सर हम अलग अलग पुस्तकों में पढ़ते हैं। अलग अलग कारण है कि 37 के बाद जो अंतरिम सरकार बनी उसमें गठबंधन था पहले, फिर वो कि हमारे कांग्रेस में ही मुस्लिम लीग के आ जाएं तब हम सरकार बनाएंगे। तो कई अलग अलग कारण दिए जाते हैं। लेकिन सर आपने इस पुस्तक में चर्चा किया कि जो फैजपुर का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें शायद जवाहरलाल नेहरू अड़ गए थे कि मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल ही नहीं करना है। तो क्या सर ये प्रमुख कारण है 2 नेशन थ्योरी को और बल मिलेगा? अगर आप जिन्ना की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जिन्ना तो निराश होकर के लंदन चले गए थे 30s में। वहाँ उन्होंने घर खरीद लिया था, बार में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और वो अब भारत लौट करके आने वाले नहीं थे। लेकिन खलकी जमा वगैरह और दूसरे लोग, मेरा ख्याल है कि लियाकत अली भी थे उसमें, इन लोगों ने जिन्ना को समझाया, जिन्ना को ले आए। एक बात जिन्ना के बारे में बहुत स्पष्ट है कि जिन्ना के कई रूप हैं। एक स्टेज है जब जिन्ना नेशनलिस्ट थे, लेकिन जिन्ना गांधी को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगे थे और कई ऐसी घटनाएं हैं जो दरअसल गांधी और जिन्ना की दूरी के कारण बनी। तो उसमें से पहली घटना 1918 की है, जब चंपारण में गांधी जी का सत्याग्रह सफल हो गया तो गुजरात में गांधी जी का स्वागत हुआ और जहाँ स्वागत हुआ उस स्वागत का बंदोबस्त या उस स्वागत की तैयारी गुजरात राजनीतिक परिषद ने किया था, जिसमें सरदार पटेल भी थे, विठल भाई पटेल भी थे और लोग भी थे। उस मंच पर जिन्ना भी थे, उस मंच पर तिलक भी थे, उस मंच पर गांधी जी भी थे। गांधी जी ने वहाँ ये कहा कि हम इस मंच पर जो लोग हैं अपने भाषण में या तो गुजराती का प्रयोग करें या हिंदी का। अब वो जिन्ना के लिए बड़ी कठिन बात थी, न वो गुजराती जानता था न हिंदी जानता था। तो उसने जिन्ना ने ऐसा महसूस किया कि मानो हमको बेइज्जत करने के लिए गांधी ने ये शर्त लगा दी है। पहली दूरी मानसिक तो वहाँ से शुरू होती,
और वो अंततः 1944-45 में आपने इसमें भी शायद देखा होगा, और ये कोई गांधी जी खुद चल कर के जब वो जेल से बाहर आए, मुंबई गए, तो जिन्ना को उन्होंने संपर्क किया, खुद जिन्ना के पास जाते थे, बातचीत करते थे। लेकिन तब तक जिन्ना ने समझ लिया था कि वो चाहें तो पाकिस्तान बन सकता है। दूसरा ये कि अंग्रेज़ों का जो हित था वह भारत, अखंड भारत में नहीं था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हमारे पॉकेट में एक ऐसा टुकड़ा भारत का रहे जिससे हम मध्य एशिया को देख सकें, तो इसलिए भी वो पाकिस्तान बनवाना चाहते थे। भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने 3 बातों की उपेक्षा की। नंबर 1 कि उनको ये मालूम नहीं था कि जिन्ना कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। अगर ये मालूम होता कि जिन्ना टीबी के मरीज भी हैं और कुछ ही दिन रहेंगे यहाँ पर, जिन्ना के आखिरी दिनों में जिन्ना बहुत दुखी प्राणी थे। अच्छा, अगर ये इसका ख्याल रखा होता तो भारत का विभाजन नहीं होता। जवाहरलाल नेहरू ने अगर वादा खिलाफी ना की होती तो जिन्ना से दूरी नहीं बढ़ती 1937 में। लेकिन जो सबसे बड़ी भूल हुई है वो मैंने कहा 3 बातों का ख्याल नहीं रखा, तो ये जो दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो सबसे बड़ी भूल है। वो ये है कि 1937 में जब 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस ने जो सरकारों से इस्तीफ़ा दिया और वो संघर्ष में कूद पड़े, तो इस्तीफ़ा देना, संघर्ष में कूद पड़ना, इसको तो कोई लोग, इसका तो कोई कहना चाहिए कि इस पर अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन कांग्रेस ने जो असावधानी बरती वो ये कि उन्होंने राजनीति का सारा मैदान अंग्रेज़ों के हाथ में दे दिया, और उसके कारण से 1942 में ये जब कांग्रेस जेलों में है, कांग्रेस के नेता जेल में हैं, स्वतंत्रता सेनानी जेल में हैं, उस समय लिलिंथगो की मदद से, जो उस समय का वाइसराय था, उसकी मदद से मुस्लिम लीग ने उस रिक्तता को भरा। जो मुस्लिम लीग उससे पहले 40 से पहले कुछ हजार में उसकी सदस्यता थी, 40 के बाद उसकी सदस्यता जो है वो लाखों में पहुंचती है। और फिर जब 1945 का चुनाव होता है 46 का, तो मुस्लिम लीग ने साबित कर दिया कि वो मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है। जब वो मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि हो गई तो फिर उसके दावे को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। और ये स्थिति कांग्रेस नेतृत्व के अदूरदर्शिता के कारण आई, और कांग्रेस नेतृत्व का मेरा मतलब जवाहरलाल नेहरू से। हाँ सर, अब हमारा अंतिम सवाल है सर, जब हम लोग सर संविधान को नए सिरे से देखने की कोशिश भी करते हैं तो सर हम देखते हैं कि लोग 2 धड़ों में बढ़ जाते हैं सर। लेकिन क्या सर संविधान को एक बार इसके पूरे संविधान को पुनरावलोकन की आवश्यकता है? और जबकि ये मान के कि हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ ना करें और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक समग्र रूप से इसका पुनरावलोकन होना चाहिए। पहली बात यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर आज भी डिफाइंड नहीं है। तो आप बहुत सावधानी से सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है।
संविधान का कोई बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक परिभाषित नहीं है। समझ सकते इसलिए संविधान का पुनरावलोकन तो होना ही चाहिए। पहली बात इसलिए होना चाहिए क्योंकि संविधान जब बन रहा था तो अंबेडकर ने भी कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है संविधान सभा में कि हम जो संविधान बना रहे हैं ज़रूरी नहीं कि अगली पीढ़ी उसको ज्यों का त्यों अपनावे। आज की जो ज़रूरत है उसके अनुसार अगर संविधान में संशोधन की ज़रूरत होती है तो उस संशोधन को मनमाने तरीके से करने के बजाय आप संविधान को देखिए कि कहाँ जो है वो अब वो ऑब्सोलीट हो गया है, कहाँ व्यर्थ हो गया है। तो ये संविधान का पुनरावलोकन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इसका परिष्कार हो सके, यानी इसका पैनापन बढ़े, संविधान इसकी उपयोगिता बढ़े और लोकतंत्र में जहाँ जहाँ बाधाएं हैं, इस संविधान के कारण बाधाएं हैं, उनको दूर किया जा सके। दूसरा ये है कि संविधान जब बन रहा था तो संविधान बनने की वो परिस्थितियां नहीं थी। संविधान बनता है भविष्य के लिए, संविधान बनता है देश के भावी भारत के पुनर्निर्माण के लिए। तो जो जिन परिस्थितियों में संविधान बन रहा था उन परिस्थितियों में संकट बहुत थे। संविधान सभा में जितनी हलचल थी उससे बाहर बहुत था। तो इसलिए आप देखेंगे कि 395 जो मूल अनुच्छेद हैं उन 395 में केवल 155 ही हैं जिसको संविधान सभा ने बनाया है। बहस बहुत हुई है, ये हम नहीं कहते कि बहस नहीं हुई है, लेकिन ये तो जो 395 में से 155 निकाल दी तो बाकी जो है वो तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। इसलिए जहाँ जहाँ बाकी के बारे में भी और 155 के बारे में टोटल जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उसका पुनरावलोकन होना चाहिए। और इसकी कोशिश अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुई थी, लेकिन और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कमेटी भी बनी थी, एक संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था। वेंकट चलैया साहब जो है वो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और वेंकट चलैया जब बेंगलुरु से आए थे तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था, IIC में ठहरे थे। तो मैं और एक हमारे मित्र थे प्रोफेसर मूलचंद शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय में वो यंगेस्ट प्रोफेसर थे एक ज़माने में लॉ के, अब नहीं हैं, उनका देहांत हो गया कोरोना काल में। तो हम दोनों गए थे मूलचंद सर, और हम लोगों ने वेंकट चलैया को आग्रह किया था कि आप जो प्राइम मिनिस्टर आपको ऑफर दे रहे हैं, आपको प्रस्ताव दे रहे हैं, आप स्वीकार करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है और आप जैसा योग्य व्यक्ति जो है ये इसको कर सकता है। तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। लेकिन उस समय भी कुछ लोग यहाँ हैं भारत में, एक बड़ा वर्ग है जो ये समझता है कि संविधान की को रिव्यू करने से संविधान में जो बाबा साहब ने व्यवस्था कर दी थी वो ध्वस्त हो जाएगी। ये भ्रामक धारणा है। और बाबा साहब ने भी ये नहीं कहा कि हम कोई ऐसा संविधान बना रहे हैं जिसमें कोई बदल नहीं किया जा सकता। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और इसलिए परिवर्तन, आवश्यक परिवर्तन, योग्य परिवर्तन, उचित परिवर्तन के लिए संविधान का पुनरावलोकन समय समय पर होते रहना चाहिए। आज भी
बहुत सारी बातें हैं जो अपरिभाषित हैं। जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक का ही विषय है, तो अल्पसंख्यक कौन है? अब अल्पसंख्यक अगर गणित के आधार पर देखें तो जिसकी आबादी कम है वो अल्पसंख्यक है, तो उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं होता। फिर तो जिसकी संख्या जहाँ कम है वो अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक की सुविधा आप जो अल्पसंख्यक है उसको दीजिए। जबकि 10 राज्यों में तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो अपरिभाषित हैं, उसी तरह से उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। उसी तरह से जैसे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, नीति निर्देशक तत्व हैं। अब ये उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दरअसल मूल संविधान का पार्ट हो जाना चाहिए और अधिकार के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए। उसी तरह से इमरजेंसी में जो कर्तव्य जोड़ा गया, कर्तव्य जरूर होना चाहिए, लेकिन वो जब इमरजेंसी जैसे ख़राब समय में कर्तव्य जोड़ा जाएगा तो उस कर्तव्य को कोई पालन नहीं करेगा। लेकिन बाकायदे जिस तरह से अधिकारों पर चर्चा हुई है, उसी तरह से कर्तव्य पर भी एक राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट करा करके और उसे जोड़ा जाना चाहिए। हमारे यहाँ मौलिक अधिकार इसलिए संविधान में जोड़े गए क्योंकि मौलिक अधिकारों की एक लंबी लड़ाई है। उस लड़ाई के स्वरूप संविधान में उसको स्थान मिला। उसी तरह से आज के प्रधानमंत्री कर्तव्य पर ध्यान दे रहे हैं और कर्तव्य की भावना को जगा रहे हैं, तो वो एक सिलसिला चलेगा। तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब लोग जो है अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होंगे। ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण संविधान की समीक्षा, संविधान का पुनरावलोकन आवश्यक है। सर, अगर आप इसमें इमरजेंसी का यूज नहीं होते तो मैंने कहा था कि अंतिम सवाल है सर, लेकिन एक वन लाइनर मेरा आंसर कि सर जैसे कि सर 1969 में जैसे आपने कहा कि कम्युनिस्टों का कांग्रेस में घुसपैठ हो गया था, तो क्या सर हम माने कि ये जो इमरजेंसी का जो आधार है वो कम्युनिस्ट के घुसपैठ ने ही तैयार कर दिया था सर क्या? नहीं, इमरजेंसी जो आई है वो सिर्फ एक कारण से आई है। इसको हम बहुत बार कहते रहे हैं और कहने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि इसके मेरे पास या किसी के पास भी जो भी पढ़ना लिखता पढ़ता है उसको इसके प्रमाण मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अगर सुप्रीम कोर्ट में उनको इलाहाबाद के फैसले का टोटल स्टे मिल जाता तो इमरजेंसी नहीं लगती। यानी इमरजेंसी भारत में इसलिए लगाई गई क्योंकि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ता। तो प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई है। इमरजेंसी, हाँ, इमरजेंसी लगी तो उसका कम्युनिस्टों ने, कांग्रेस के लोगों ने, चापलूसों ने बेजा इस्तेमाल किया, वो अलग विषय है। लेकिन इमरजेंसी लगने का तो एकमात्र कारण प्रधानमंत्री पद की पर खतरा था इंदिरा गांधी के लिए। न जेपी आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन था कि उससे उनको कोई खतरा था, नहीं। न ही विपक्ष इतनी ताकतवर था कि उसको उनको हटा देता। कांग्रेस में भी कोई उनको चुनौती नहीं थी। हाँ, चुनौती उपस्थित कर दी थी इलाहाबाद के फैसले ने, और उस फैसले पर वी.आर. कृष्ण अय्यर जो वेकेशन जज थे, उन्होंने जो गोरखधंधी जो अपना जो डिसीजन दिया, गोरखधंधा का मतलब होता है कि कोई एक मार्ग जो नहीं बताता वो गोरखधंधा है। तो यानी 10 बातें आप बताते हैं। तो वी.आर. कृष्ण अय्यर के फैसले के कारण से इमरजेंसी लगानी पड़ी
ये भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर खतरा था, इस कारण से इमरजेंसी लगी। सर आपने अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से हमें सर इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में हम यही कहें कि मेरे जितने भी दर्शक जो भी इस वीडियो को देखें, इस वार्तालाप को सुने, एक बार स्ट्रांगली रिकमेंड है कि इस पुस्तक को खरीद के पढ़ें। आपको मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जो हम विद्यार्थियों के लिए और पत्रकारिता के खास करके छात्र होने के नाते आगे बहुत इसका लाभ मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपका।